नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। तो हम जुडिशरी पढ़ रहे थे ना, चलो ठीक है। जुडिशरी में मैंने आपको क्या क्या करा दिया था। हम फिनिश कर चुके थे सुप्रीम कोर्ट, हम फिनिश कर चुके थे हाई कोर्ट। अब जुडिशरी का जो सबसे लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है दैट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो आज मोस्ट प्रोबेबली आपकी जुडिशरी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पॉलिटी में ज्यादा टॉपिक्स तो बचेंगे नहीं, बचेंगे एक्ट्स बचेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बचेंगी और कुछ मिसलेनियस टॉपिक। उसके बाद हमारी पॉलिटी हो जाएगी समाप्त। ठीक है, चलो तो करें स्टार्ट टॉपिक से शुरू। चलो ठीक है, बढ़िया तो होंगे सभी। चलो बढ़िया, तो हमारा टॉपिक है बच्चा सबऑर्डिनेट कोड्स। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोड्स। देखो भाई, सबसे पहली बात तो आप दो तीन चीजें यहां पे समझो। जब मैं यूनियन गवर्नमेंट की बात करती हूं, जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करती हूं, तो हमारे दिमाग में फटाफट से एक पिक्चर जो बनती है वो बनती है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है ना, तो यूनियन लेवल पर जो हमारी जुडिशियल बॉडी है वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट। और जब मैं बात करती हूँ स्टेट गवर्नमेंट की, तो हमारे दिमाग में क्लियर पिक्चर बनती है हाई कोर्ट की, है ना। हाँ, तो और स्टेट में ही होती है हमारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। यानी तो मैं ये कह दूं कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं वो पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगी। जब मैंने याद करो जरा, जब मैंने आपको पार्ट्स पढ़ाए थे, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने आपको सारे पार्ट्स पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चा पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट स्टेट गवर्नमेंट। तो जरा मुझे बताओ, अगर मैं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट किस पार्ट में आएगी, तो यूनियन गवर्नमेंट वाले पार्ट में आएगी, यानी पार्ट 5 में आएगी। और मैं बोलूं हाई कोर्ट किस में आएगी, तो आप तुरंत समझ जाएंगे हाई कोर्ट भैया स्टेट में होती है, तो पार्ट 6 में आएगी। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी स्टेट्स में होती हैं, तो वो भी किस में आएंगी, पार्ट 6 में आएंगी। अगर इस तरह का थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एम आई क्लियर विद दिस और नॉट? ठीक है, अब बात आती है कि चलो ठीक है, अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मेरे पार्ट 6 में आएंगी। अब जरा ये तो जान लें कि कौन से आर्टिकल से ये शुरू होंगी और किस आर्टिकल पर जाकर इनका समापन होगा, है ना। तो ये बच्चे आर्टिकल 233 से शुरू होंगी और इनका समापन हो जाएगा आपका आर्टिकल 237 पर। याद है तुमको, हाई कोर्ट आर्टिकल 214 से शुरू हो रही थी और 231 पर खत्म थी, 214 से शुरू थी वो और 231 पर खत्म थी। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हमारी 233 से शुरू होती हैं और आर्टिकल 237 पर जाकर इनका समापन हो जाता है। ठीक, अच्छा, अब एक चीज और दिमाग में आती है कि चलो ठीक है, व्हाई दे आर नोन एज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हम इन्हें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्यों कहते हैं। ठीक है, नाम पड़ा है इनका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो व्हाई आर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। देखो बच्चों, जो हमारी, मैंने आपको जब हाई कोर्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको समझाया था कि हाई कोर्ट के पास सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है, सुपरवाइजरी अधिकार क्षेत्र होता है। तो सुपरवाइजरी का मतलब क्या होता है कि ये सुपरवाइज करने का काम करती हैं। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं वो किसके अधीन काम करती हैं, किसके कंट्रोल में काम करती हैं, किसकी सबऑर्डिनेट होती हैं, तो वो सबऑर्डिनेट होती हैं हाई कोर्ट्स की। यानी हाई कोर्ट्स जो है वो सुपरवाइज करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, वो इन कोर्ट्स को, इन अदालतों को सुपरवाइज करता है हाई कोर्ट, इन अदालतों पर कंट्रोल रखता है हाई कोर्ट, क्योंकि ये अदालतें, क्योंकि ये कोर्ट्स सबऑर्डिनेट होती हैं हाई कोर्ट के नीचे, यानी हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट्स होती हैं। दैट इज व्हाई, दिस इज द ओनली रीजन व्हाई दे आर नोन एज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, समझ गए कि भैया सिंपल सी कहानी है एक लाइन में,
क्योंकि ये कोर्ट्स हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट होती हैं, उसके नीचे काम करती हैं, हाई कोर्ट के कंट्रोल में होती हैं, इसीलिए इन्हें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहा जाता है। तो अब इसे मैं लिखवाने की तो आवश्यकता है नहीं, ये तो आप समझ गए। अच्छा, इन्हें हम लोअर कोर्ट्स भी कह देते हैं, निचली अदालतें, है ना, इन्हें हम लोअर कोर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से उतने ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना नहीं होती है, जो भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे जस्ट हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलो इतना तो हो गया हमारा। अब हम जानते हैं यहाँ पर मेन जो है वो आता है बच्चे एक डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये हाई कोर्ट्स होती हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये कोर्ट्स होती हैं, तो उसका जो मेन जज होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट जज। अब बात आती है कि डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं टू बिकम द डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज बनने की 3 क्वालिफिकेशन दे रखी हैं। वो बच्चा 3 क्वालिफिकेशन क्या है? पहली क्वालिफिकेशन तो ये है कि वो व्यक्ति जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनने का बनना चाह रहा है वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, स्टेट या सेंट्रल की, ठीक है, नॉट इन सर्विस ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो 7 साल 7 ईयर एडवोकेट रह चुका हो या प्लीडर रह चुका हो, दूसरी कंडीशन ये है। और तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट, और उसे हाई कोर्ट के द्वारा रिकमेंड किया गया हो अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। सो दीज आर द 3 conditions, or we can say these are the 3 qualification which are mentioned in our constitution to become a district judge। ये 3 qualifications हैं जो हमारे संविधान में दी गई हैं एक डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए। क्या है वो बच्चे? कि भाई वो व्यक्ति सेंटर या स्टेट की गवर्नमेंट की, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, वो 7 साल एडवोकेट या प्लीडर रहा हो। तीसरी कंडीशन, उसे हाई कोर्ट के द्वारा रिकमेंड किया गया हो। अगर वो तीनों क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करता है देन ही और शी इज एलिजिबल टू बिकम द डिस्ट्रिक्ट जज। एम आई क्लियर विद दिस और नॉट? ठीक है, फटाफट से इसको लिख लो। तो क्या पढ़ा हमने भैया? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है, सबऑर्डिनेट कोर्ट पार्ट 6 में आती हैं, आर्टिकल 233 से शुरू होती हैं और आर्टिकल 237 पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। इन्हें हम लोअर कोर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। इन्हें सबऑर्डिनेट इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर सबऑर्डिनेट टू दी हाई कोर्ट, क्योंकि ये हाई कोर्ट के कंट्रोल में काम करती हैं, हाई कोर्ट इन पर सुपरवाइज करता है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसमें मेन जो जज होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बच्चे? नॉट इन द सर्विस ऑफ स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। 7 साल वो एडवोकेट होना चाहिए और हाई कोर्ट के द्वारा उसे रिकमेंड किया गया हो। अब बात आती है कि चलो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया, कौन अपॉइंट करता है इसको? अपॉइंटेड बाय। तो बच्चे इसको अपॉइंट करता है गवर्नर आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ठीक है। तो आपको याद है ना, हाई कोर्ट के जजेस को तो अपॉइंट प्रेसिडेंट जी करते थे, लेकिन यहाँ पर इनका सारा काम जो है कौन करेगा? गवर्नर ही करेगा। गवर्नर ही अपॉइंट करता है हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट जज को। किसकी कंसल्टेशन, किससे परामर्श लेने के पश्चात? हाई कोर्ट से परामर्श लेने के पश्चात। कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। एम आई क्लियर विद दिस और नॉट? चलिए,
जाती है कि भैया दूसरे जजेस भी तो होते होंगे। हाँ बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते। जो अदर जजेस होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, चलो मैं फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसी लिखूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पूरा ही लिख देती हूँ। अदर जजेस जो होते हैं सुप्रीम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के, उनको कौन अपॉइंट करता है बच्चे? उनको भी अपॉइंट किया जाता है बाय गवर्नर के द्वारा आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट। ये लिख लो। जो अदर जजेस होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, एक तो डिस्ट्रिक्ट जज हो गया जो मेन जज है, और जो बाकी के अदर जजेस होते हैं उनको भी कौन अपॉइंट करता है बच्चे? गवर्नर अपॉइंट करता है। किससे? परामर्श के बाद। आपको याद है डिस्ट्रिक्ट जज को जब अपॉइंट किया जा रहा है तो केवल और केवल हाई कोर्ट से हमारी क्या ली जा रही है? परामर्श लिया जा रहा है। लेकिन जब अदर जजेस को अपॉइंट करना होता है, एक्सेप्ट दी डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़कर, तब बच्चे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो SPSC होता है और हाई कोर्ट, दोनों से सलाह लेनी होती है गवर्नर को। ठीक है, दोनों से परामर्श करना होता है, कंसल्टेशन करना होता है गवर्नर को। ठीक, चलिए अब आपके काम की यहाँ पर जो मेन चीज है वो ये है, आपने दो तरह की कोर्ट सुनी होंगी कि भैया सेशन जज, आज सेशन कोर्ट बैठी है, आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बैठी है। अंतर क्या है दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेशन कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? लेट वी सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है ना, चलो समझते हैं। देखो, एक हम बोल देते हैं भैया आज तो सेशन कोर्ट बैठी है। अच्छा ठीक है, कि आज तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बैठी है। मतलब क्या है दोनों में भाई? अंतर क्या है? समझो तो जरा अंतर। यहां पर होता वही है, डिस्ट्रिक्ट जज ही होता है मेन, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, जब वो क्रिमिनल मैटर्स को डील कर रहा होता है, आपराधिक मुद्दों को डील कर रहा होता है, जैसे मर्डर एक्सेट्रा, आप समझ गए, जितने भी क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, तब उस जज को सेशन जज कहते हैं और उस कोर्ट को बोला जाता है कि आज सेशन कोर्ट बैठी है। डिस्ट्रिक्ट जज ही होता है दोनों जगह, वही सेम बंदा। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट जज डील करता है, डील्स विद क्रिमिनल मैटर, आपराधिक मामलों को डील कर रहा होता है जब डिस्ट्रिक्ट जज, देन ही और शी कॉल्ड, तब उसे कहा जाता है सेशन जज, और कोर्ट कहलाती है, एंड कोर्ट नोन एज सेशन कोर्ट। वेरी सिंपल, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज दोनों तरह के मुद्दों को डील करता है बच्चे, चाहे वो क्रिमिनल मुद्दे हो चाहे वो सिविल मुद्दे हो, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं। तो जब डिस्ट्रिक्ट जज क्रिमिनल मैटर्स को डील कर रहा होता है तब उसे डिस्ट्रिक्ट जज नहीं कहते, तब उसे हम क्या कहते हैं? सेशन जज कहते हैं। और जिस कोर्ट में वो उस वक्त बैठा होता है तो हम बोलते हैं आज सेशन कोर्ट बैठी है। ठीक है, और जब डिस्ट्रिक्ट जज डील करता है, डील्स विद सिविल मैटर, सिविल मैटर तो बच्चे समझते हैं ना, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं, सिविल मैटर, देन ही या शी कॉल्ड, तब उसे सिंपल हम डिस्ट्रिक्ट जज ही कहते हैं। और जो कोर्ट बैठती है, एंड कोर्ट सिंपली नोन एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो आप समझ गए कि डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो क्रिमिनल मैटर्स को डील करे तो उसे हम क्या कह देते हैं? भैया सेशन जज है। और अगर वो नॉर्मल सिविल मैटर्स को ही डील करे तो हम उसे डिस्ट्रिक्ट जज ही कह देते हैं, और कोर्ट जो बैठती है उसे सिंपली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह देते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? ठीक है ना, चलिए मिटा दूं ये फटाफट से। अब बात आती है
थोड़ी सी हम डिस्ट्रिक्ट जज की पावर्स देख लेते हैं। पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, भाई ये दोनों तरह के मैटर्स को डील करता है, डील्स विद बोथ द मैटर्स। कैसे? सिविल भी और क्रिमिनल भी। और वो मैंने आपको बताया, जब सिविल मैटर को डील करता है तो सिंपली डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, और जब क्रिमिनल मैटर को डील करता है तो इसे हम क्या बोल देते हैं बच्चे? तो इसे हम बोल देते हैं हमारा सेशन जज, या फिर हमारी क्या बैठी है आज? हमारी सेशन कोर्ट बैठी है। इस डिस्ट्रिक्ट जज के पास ओरिजिनल एज वेल एज एपीलेट जुरिस्डिक्शन दोनों होता है। या हैव लिख दूं, हैव बोथ। डिस्ट्रिक्ट जज के पास ओरिजिनल एज वेल एज एपीलेट जुरिस्डिक्शन दोनों होते हैं। और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और एपीलेट जुरिस्डिक्शन होते क्या है, मैं आपको बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में बता चुकी हूं जब मैंने आपको पढ़ाया था सुप्रीम कोर्ट। इफ यू रियली वांट टू नो अबाउट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड एपीलेट जुरिस्डिक्शन, प्लीज रेफर टू द प्रीवियस वीडियोस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ओरिजिनल और एपीलेट जुरिस्डिक्शन दोनों ही होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है बच्चा, वो कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकता है, फांसी की सजा भी दे सकता है, लेकिन उस सजा को हाई कोर्ट से कंफर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है। उतना ज्यादा डिटेल में आपसे तो नहीं पूछेंगे, ठीक है, तो बस आप इतना ही याद रखेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। दिस इज द सिंपल एंड स्मॉल टॉपिक रिगार्डिंग दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, बड़ा सिंपल सा छोटू सा टॉपिक था सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का। ठीक, अच्छा, अब कुछ मिसलीनियस देख लेते हैं हम जुडिशरी से। जुडिशरी से हमारा एक दो मिसलीनियस है, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक आपने नाम सुना होगा, लोक अदालत। सुना है ना? लोक अदालत, आपने एक नाम सुना होगा, लोक अदालत। और बच्चे लोक अदालत को अंग्रेजी में कह देते हैं पीपल्स कोर्ट। ठीक है, लोक मतलब पीपल और को अदालत का मतलब होता है कोर्ट्स, पीपल कोर्ट। एम आई क्लियर विद दिस और नॉट? चलो बच्चा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, इट इज नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट का तुमको मैंने बताया था आर्टिकल्स, मैंने आपको हाई कोर्ट का आर्टिकल्स बताए थे, मैंने आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के भी आर्टिकल बताए थे, बट देयर इज नो आर्टिकल ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत का कोई आर्टिकल नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। ये तो हम थोड़ा सा फास्ट हमें जस्टिस मिल सके, जस्टिस डिलीवरी थोड़ी फास्ट हो सके, एक्सेसिबल हो सके लोगों तक, उसके लिए हमने ही बना दी है लोक अदालत। ठीक है, अच्छा, ये लोक अदालत को रेगुलेट कौन करता है? नालसा। नालसा एक्ट आया था आपका 1987 में, नेशनल अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विस एक्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चे? नेशनल, लिख ही दूं, छोड़ो, नेशनल अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विसेज एक्ट। ठीक है, नेशनल अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विसेज एक्ट के द्वारा ही लोक अदालत बनी थी, और उसको रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? नालसा एक्ट 1987। इसके जो डिसीजंस होते हैं, डिसीजंस ऑफ लोक अदालत, लोक अदालत के डिसीजंस आर बाइंडिंग होते हैं ऑन दी पार्टीज। जो भी पार्टीज होती हैं, पार्टीज का मतलब, अरे लोग, एक ये पार्टी, इन दोनों में बहस चल रही है, वो वाली पार्टी। ठीक है, तो जो जितने भी हमारे जो पार्टीज होती हैं, उन पर लोक अदालत के जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंड होते हैं, उन्हें फॉलो करने ही पड़ेंगे। इसके अगेंस्ट, लोक अदालत के डिसीजंस के अगेंस्ट कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती, इसीलिए ये बाइंडिंग होते हैं, याद रखोगे आप। मान लो आप हाई कोर्ट के किसी जजमेंट से संतुष्ट नहीं है तो आप अपील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो आप अपील के द्वारा
जा सकते हैं टू दी हाई कोर्ट। बट अगर लोक अदालत ने कोई आप लोक अदालत के पास गए हैं, लोक अदालत ने कोई डिसीजन सुनाया है, तो वो डिसीजन आप पर बाध्य होगा, आपको वो डिसीजन मानना ही होगा। उस डिसीजन के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते हैं, आपको अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट लोक अदालत। कुछ नहीं है, सिर्फ आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या लोक अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, क्योंकि कोई आर्टिकल ही नहीं है। लोक अदालत किस एक्ट के द्वारा बनी? नाल्स एक्ट 1987 के तहत बनी। क्या लोक अदालत के डिसीजन बाइंडिंग होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बाइंडिंग होते हैं। क्या लोक अदालत के डिसीजंस के खिलाफ अपील की जा सकती है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अपील उनके डिसीजंस के खिलाफ नहीं की जा सकती। इस तरह से आपकी इंडियन जुडिशरी खत्म होती है। 2 मिनट का आपको मैंने एक्स्ट्रा बताया था कि हम इंडियन जुडिशरी से बाहर एक हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी भी बात कर लेंगे सीधा, और डायरेक्ट प्रश्न वहां से भी आ जाता है, दैट इज योर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, चलो ये मिटा दो, तो अभी यहाँ पर आपका समाप्त हो जाता है इंडियन जुडिशरी, भारतीय न्याय व्यवस्था, वो पूरी आपकी समाप्त हो चुकी है। अब हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, वो है हमारी, ये एक्स्ट्रा है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ICJ। कभी कभी आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, दैट ICJ स्टैंड्स फॉर व्हाट? सो सिंपल आंसर इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपसे इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन अधिकतर पूछते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है बच्चा इसका हेग, और हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड। तो इसका हेडक्वार्टर किस कंट्री में है? नीदरलैंड में। किस जगह पर है? हेग में। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें जो जजेस होते हैं, ठीक है, उनका टर्म कितना होता है? तो बताओ जरा मुझे, कितना होता है इसका टेन्योर? 9 ईयर। तो जो टेन्योर होता है ऑफ जजेस का इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो 9 ईयर होता है, 9 साल, 9 ईयर का टेन्योर होता है एक जज का। तो आपसे यही पूछ लेते हैं, आपने नाम सुना होगा कि जाधव जी, कुलभूषण जाधव जी का जो केस था वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था, जहां पर हमारे जो वकील थे वो हरीश साल्वे थे। ठीक है, जो भी इंटरनेशनल रिलेटेड जो डिस्प्यूट जाते हैं, होते हैं, अगर 2 कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट चलता है किसी भी मुद्दे को रिलेटेड, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम जाते हैं वहां पर। तो आपसे सिंपल CGL में तो यही प्रश्न पूछते हैं, बता दो जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सिंपली टिक करके आना है, हेग, नीदरलैंड में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजेस का टेन्योर कितना होता है? तो जजेस का टेन्योर होता है 9 साल। चलो, कितने जजेस होते हैं? नंबर ऑफ जजेस, तो इसमें जजेस होते हैं आपके 15। ठीक है, 15 जजेस इसके अंदर होते हैं, और हर जज का टेन्योर 9 साल का होता है। क्या भारत से भी कोई जजेस बने, जज हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए? इसका उत्तर आप मुझे देंगे, दिस इज योर होमवर्क, कि भारत से कितने जज जो हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में का हिस्सा रहे थे। दिस इज योर होमवर्क, आपको इसका मुझे आंसर देना है। इतना तो अब आप करेंगे, आप होमवर्क करना शुरू करो भाई। ठीक है, तो इसका उत्तर आप मुझे देंगे। ठीक है, कि कितने, और उनका नाम भी बताएंगे, जजेस का नाम भी बताएंगे मुझे। ठीक है, तो कौन कौन से जज जो हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पार्ट रहे हैं, और अभी क्या कोई जज है या नहीं, पहले जज कौन से थे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पार्ट बने थे। ठीक है, तो दैट इज योर क्वेश्चन, दैट इज योर होमवर्क, एंड यू हैव टू डू दिस होमवर्क। ठीक है, तब मुझे कम से कम ये तो पता चलेगा कि तो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर आप मुझे देंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी हमारा हो जाता है समाप्त। तो आज हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट कर लिया, हमने छोटू सा टॉपिक था हमारा ये वाला, लोक अदालत भी कर लिया, और एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट आपको कर दिया है। कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे, और जो होमवर्क आपको मिला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, प्लीज़ आप उसे करेंगे और कमेंट में मुझे उसका आंसर देंगे, सो दैट मुझे पता चले कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए, तो कोई डाउट हो तो पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।